आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस समझेंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आए हैं तो उसका मेनली यूज हमें करना है वेक्टर कैलकुलस के अंदर। नाउ वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, ये आए कहाँ से हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस? अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक बार रफली देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या करता है। डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं कि हम अगर डी बाई डी एक्स कर दें एफ एक्स फंक्शन का तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे ऑपरेटर आपका हो जाता है डी बाई डी एक्स। सिमिलरली उसका अगर डबल डिफरेंशिएशन हमने किया तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। यहाँ जो फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे x है। अगर x का फंक्शन है तो x से कर रहे हैं, y का या z का होगा तो z से होगा। ये हमारे डिफरेंशिएशन में, यानी हमारे पास ऑपरेटर में एक dx टर्म है, अगर हम डबल कर देंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगी वो। सिमिलरली इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर ऑपरेटर आपका इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ एक जो ये टर्म है dx, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अब हमें सीखना है कि क्या वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जा सकता है कि डी ए वेक्टर बाई डी एक्स कर दूं और या फिर इंटीग्रेशन ए वेक्टर ऑफ डी एक्स कर दूं। क्या इस तरीके से किया जा सकता है, या मुझे यहाँ पे क्या डी एक्स की जगह कुछ और लगाना पड़ेगा, या ए वेक्टर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? ये मुझे बेस बनाना है, पूरा समझना है कि शुरू से आखिर तक ये होगा कैसे। ओके, इसमें रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे करेंगे हम, क्या हमें सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है या कुछ और स्टेप्स उसमें बीच में लेने हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ती है वो हमें करना पड़ता है कि वेक्टर्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें ये जो dx होता है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? डिफरेंशियल एलिमेंट। अब ये डिफरेंशियल एलिमेंट लेंथ का हो सकता है, सरफेस का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है। ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास कैसे कैसे हैं? डिफरेंशियल लेंथ है, डिफरेंशियल सरफेसेस हैं, या डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं। और फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन, ये सब मतलब आपको देखना होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर डिफरेंशियल लेंथ कैसे होती है, डिफरेंशियल सरफेस कैसे होता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे होगा। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ कैसी होगी, डिफरेंशियल सरफेस कैसा होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसा होगा। तो जो dx की जगह हम लिखने वाले हैं वो हमें कैसे मिलेगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कि डिफरेंशियल जो एलिमेंट है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए पॉइंट है P, उसको मैंने मूव करा दिया Q पे, और मैंने उसको जरा जरा सा मूव कराया। देखिए, x प्लस डी एक्स से मूव करा दिया, y प्लस डी वाई से मूव करा दिया, z प्लस डी जेड से मूव करा दिया। तो अब मेरे पास डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स, जो मतलब डिफरेंस आ गया कोऑर्डिनेट्स में P और Q के में, वो डी एक्स डी वाई डी जेड आ गया। डी एक्स डी वाई डी जेड को हम बहुत स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट मानते हैं। देखिए, स्मॉल होती है इसकी लेंथ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। अगर दो पॉइंट्स बिल्कुल पास पास हैं तो उसके केस में हम लेते हैं, तो बहुत स्मॉल मानेंगे इनको, डिस्टेंस डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इनके हिसाब से हमें लिखना है हमारा डिफरेंशियल लेंथ। ओके, अगर सिर्फ वन डायरेक्शन की बात करें तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस माइनस ए कैप एक्स। एक ऐसे ही y में क्या हो जाएगा, dy प्लस माइनस ए कैप है। ध्यान दीजिए, वेक्टर्स में ये एक वेक्टर होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल लेंथ एक वेक्टर होता है, इस वजह से उसके साथ डायरेक्शन अटैच्ड होता है। क्या होता है? डायरेक्शन अटैच्ड होता है। dx dlx dx dy dz और प्लस माइनस ए कैप एक्स, ए कैप वाई, ए कैप जेड। अगर मुझे तीनों डायरेक्शंस में एक साथ निकालना है तो मैं इनका समेशन कर दूंगा dl वेक्टर का, dl वेक्टर। ध्यान दीजिए, ये सारे वेक्टर्स ही हैं यहाँ पे,
ये जो भी हैं ये सारे वेक्टर्स ही हैं यहाँ पे। dl वेक्टर इज इक्वल्स टू dx प्लस माइनस a कैप y प्लस dy प्लस माइनस a कैप y प्लस dz प्लस माइनस a कैप z, dx प्लस माइनस a कैप x था यहाँ पे। सिमिलरली हमें नेक्स्ट चीज जो करनी है वो समझनी है डिफरेंशियल सरफेसेस। और सरफेस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 तरीके के सरफेसेस क्रिएट की जा सकती हैं। अगर मैं जिस तरीके से मान लीजिए कि मैंने XY प्लेन लिया, तो XY में क्या हो रहा है, X में चेंज आ रहा है, Y में चेंज आ रहा है, लेकिन Z में चेंज नहीं आ रहा है। सिमिलरली ZY प्लेन ले लिया तो Z में चेंज आ रहा है, Y में चेंज आ रहा है, लेकिन X में चेंज नहीं आ रहा है। XZ प्लेन ले लिया तो X में चेंज आ रहा है, Z में चेंज आ रहा है, लेकिन तीसरे Y में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहां पर XY जो प्लेन है इसको हम Z प्लेन कहते हैं, YZ प्लेन ZY जो प्लेन है उसको हम X प्लेन कहते हैं, और सिमिलरली XZ जो प्लेन है उसको हम Y प्लेन कहा जाता है। इस वजह से हमें जब भी जो चीज में पूछा जाता है उनके अपोजिट वाले में चेंजेस आते हैं। यानी अगर Z प्लेन मैं कंसीडर करता हूं, Z प्लेन, तो उसमें X और Y में डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली X प्लेन अगर मैं लेता हूं तो Z और Y में चेंज आ रहा है। Z प्लेन अगर मैं ले रहा हूं तो X और Y में चेंज आएगा, X और Y में चेंज आएगा। Z प्लेन ये वाला होता है, यहां पर आपका Y प्लेन होता है, Y प्लेन में X और Z में चेंज आता है। ओके, ये समझने वाली बात है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका डिफरेंशियल सरफेस में जैसे यहां पे आपने डिफरेंशियल लेंथ में a कैप x a कैप y दिया, तो यहां भी इसी तरीके से यहां पे a कैप y माइनस a कैप y, ठीक है। सिमिलरली यहां पे a कैप z नीचे की तरफ करेंगे तो माइनस a कैप z, इधर करेंगे तो प्लस का a कैप x माइनस का a कैप x, ये रहेंगे आपके। तो लिखते टाइम ऐसे लिखा जाएगा कि ds वेक्टर y का अगर मैं लिख रहा हूं तो x और z में चेंज आता है, प्लस माइनस a कैप y, ठीक है। y का लिखूंगा तो x और z में चेंज आ रहा है, x का लिखूंगा तो y और z में चेंज आ रहे हैं, dy dz, प्लस का लेकिन एक प्लस माइनस a कैप x जो यहां है वो यहां आता है डायरेक्शन में। ऐसे ही z का लिखूंगा तो dx dy प्लस माइनस a कैप z। और अगर वॉल्यूम एलिमेंट दे दिया आपको, डिफरेंशियल वॉल्यूम दे दिया है, तो वहां पर आपका तीनों ही एक्सेसेस में चेंज आ रहा है, dx dy dz में। dx में भी मूव कर रहा है, dy में भी मूव कर रहा है, dz में भी मूव कर रहा है। नाउ ये समझना यहां पर बहुत इजी था क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है। सेम चीज हमें समझनी है लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हम देखते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में कैसे होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम फिर से वही हमारे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट P है यहाँ पे जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया z। अब ये पॉइंट P एक्चुअली में देखिए यहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से होता है, यहाँ पे मूवमेंट होगा क्योंकि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ध्यान दीजिए, सिलेंड्रिकल सरफेस है। सिलेंड्रिकल सरफेस में हमारे पास यहां से मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके का, ये घूम के इधर सा आएगा, या यूं बड़ा सिलेंडर ड्रॉ कर लूं तो यूं सा आएगा, ठीक है, यूं सा ये मूवमेंट होगा। तो ये यहां से यहां आएगा। इसके लिए हम ड्रॉ कर देंगे ये पॉइंट, जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो z में तो अगर होगा तो देखिए dz उसका वो हो जाएगा रेफरेंस, लेकिन यहां पर रो में देखना पड़ता है। रो जो हमारा ये पॉइंट होता है, यहाँ कनेक्ट करने के बाद
ओरिजिन से हम कनेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट को, जो परपेंडिकुलर डाला होता है ये रो होता है। अब क्योंकि ये मूवमेंट यूं हो रहा है, ये आर्क की शेप में मूवमेंट हो रहा है। किसकी शेप में मूवमेंट हो रहा है? आर्क की शेप में। यहाँ पे लेंथ रो थी और डी फाई से ये मूवमेंट हुआ है फाई के अंदर। फाई के अंदर मूवमेंट हुआ, फाई पहले एंगल था, फिर डी फाई से मूवमेंट हुआ। तो ये जो आर्क की लेंथ है ये निकल के आएगी रो डी फाई। सर्किल्स में हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि अगर हमें एंगल दिया हो, ठीक है, तो वो आर थीटा, जैसे थीटा एंगल दिया हो तो आर थीटा बन जाता था। सर्किल में हमने ये पढ़ा है, सेक्टर एंगल की जो प्रॉपर्टीज है वहां पे आर्क की लेंथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होके आर्क की वैल्यू जो आती है रो डी फाई बन जाती है। तो जो एक्चुअल मूवमेंट हुआ है रो इसके अंदर वो रो डी फाई हुआ है। सिमिलरली जेड में डी जेड हुआ है। आर में अगर मूवमेंट हो, रो में अगर मूवमेंट होगा तो डी रो मूवमेंट होगा। यानी अगर डिफरेंशियल लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, रो के अलोंग, तो मुझे डी रो प्लस माइनस ए कैप रो या तो इधर की तरफ होगी या उधर की तरफ होगी। लेकिन फाई में जब ये मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो रो डी फाई होगी, रो डी फाई या प्लस माइनस ए कैप रो। रो डी फाई यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो रो डी फाई का हो रहा है। सिमिलरली डी जेड में डी जेड प्लस माइनस ए कैप जेड, तीनों का एक साथ लूंगा तो डीएल वेक्टर मेरा क्या बन के आ जाएगा? यहाँ पे ये तीनों ही वेक्टर हैं, ये एल है यहाँ पे, डी एल जेड वाला। डीएल वेक्टर क्या बन के आ जाएगा? डी रो प्लस माइनस ए कैप रो डी फाई प्लस माइनस ए कैप फाई डी जेड प्लस माइनस ए कैप जेड। ध्यान दीजिए ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? ये सब हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें इनका वेक्टर कैलकुलस में यूज लेना है। तो जो dx वहां पे सिंपली हमें डिफरेंशिएशन में dx लिखा हुआ आता है, उसकी जगह अब हमें ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। वेक्टर्स का हमें जब भी करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो भी ये लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा तो ये भी चीजें लिखनी पड़ेंगी। जैसे ही आप ये लिखेंगे सवाल सॉल्व होने में 2 ही सेकंड लगेंगे, उसके बाद बस ये समझने की बात है। नेक्स्ट चीज सिमिलर केस है कि सरफेसेस के निकालेंगे अब हम डिफरेंशियल सरफेसेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ध्यान दीजिए सरफेस में हम ये मानते हैं कि एक में चेंज नहीं हो रहा, बाकी 2 में चेंज हो रहा है। तो जब भी रो में चेंज होएगा, ठीक है, रो में चेंज का मतलब, चलिए पहले एक बार सरफेसेस देखते हैं कि जैसे रो में ये चेंज हो रहा है और रो के साथ साथ फाई में चेंज हो रहा है। फाई में जब चेंज होगा तो रो डी फाई का चेंज होगा, रो में चेंज होगा तो डी रो का चेंज होगा। यानी रो डी फाई और डी रो डी फाई और डी रो, ये आपका चेंज इंक्लूड किस में होगा? जेड वाले में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्टेशियन के केस में भी जिनमें चेंजेस होते हैं उसका अपोजिट वाला माना जाता है वो प्लेन। ओके, यहाँ पे जेड प्लेन माना गया है इसको, क्योंकि देखिए जेड में प्लस माइनस ए कैप जेड में ये चीज होगी रो डी फाई डी रो। सिमिलरली हम देखेंगे कि अगर चेंज फाई में हो रहा है तो रो डी फाई और जेड में हमने चेंज करा है डी जेड, लेकिन माना कौन सा प्लेन जाएगा? इसको रो वाला प्लेन माना जाएगा इसको। इसलिए डी एस रो जो सरफेस डिफरेंशियल सरफेस बना है प्लस माइनस ए कैप रो यहाँ पे लगा दिया हमने रो डी फाई डी जेड। फाई में अगर आपको फाई प्लेन में चेंज देखना है तो डी रो डी जेड डायरेक्ट होगा, डी रो डी जेड और प्लस माइनस ए कैप फाई। इसको आप थोड़ा सा बार बार आके समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस आपको ये समझ में आ गया कि प्लेन किसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अपोजिट जो दोनों हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो ए कैप लग रहा है वो उसी का ही लग रहा है। रो में रो का ही ए कैप लग रहा है, फाई में फाई का ही ए कैप लग रहा है, जेड में जेड का ही ए कैप लग रहा है, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो बाकी 2 में चेंज हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए डिफरेंशियल सरफेसेस में। सिमिलरली इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट हम बना देंगे तो वो बन जाएगा डीवी रो डी फाई। रो डी फाई फाई में चेंज आया, डी रो डी जेड बाकियों में चेंज आया रो में, तो ऐसे करके ये आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट बन जाता है यहाँ पे।
अब तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे, हम डिफरेंशियल कैलकुलस पे जो बात करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पे जो बात करेंगे, उन सब में ये सब यूज़ होने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप फिर वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर पाएंगे, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखते हैं कि रो यहाँ तक हम आ गए थे, लेकिन इस बार पॉइंट P है और ये वैल्यू R कही जाती है आपकी। तो R में अगर चेंज करना है तो इसमें आगे बढ़वा दूंगा उसको मैं, लेकिन फिर मुझे थीटा में चेंज करना है तो वो देखिए मूवमेंट इस तरीके से इसके अलोंग होगा, क्योंकि एक स्फीयर की तरह फॉर्म होता है। तो थीटा में चेंज आया डी थीटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए अगर हम। लेकिन आर्क में क्या चेंज आया? आर्क में चेंज आया आर डी थीटा। ओके, सिमिलर केस उसका हमने यहां पे लिया कि उसकी वजह से फाई में क्या चेंज आया। फाई में चेंज हमने पहले ही निकाल लिया था, रो डी फाई चेंज आया था। रो डी फाई यहाँ पे रो की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। हमने पहले निकाल रखी है कि इस ट्रायंगल को जब हम कंसीडर करते हैं शुरुआत में, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो आर साइन थीटा की वजह से ये थीटा होता है, आर साइन थीटा की वजह से ये रो की वैल्यू आर साइन थीटा होती है। और आर साइन थीटा डी फाई का चेंज आया, रो डी फाई का चेंज आया था, यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई का चेंज आया। इसका मतलब डीएल वेक्टर अगर मुझे लिखना है और सिर्फ आर में चेंजेस आ रहे हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, डी आर प्लस माइनस ए कैप आर। लेकिन थीटा में चेंज आ रहा है साथ के साथ एल वेक्टर के लिए आर डी थीटा लेना पड़ेगा मुझे, प्लस माइनस ए कैप थीटा। सिमिलरली फाई में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आर साइन थीटा डी फाई प्लस माइनस ए कैप फाई। तीनों का एक साथ लिखूंगा तो डीएल वेक्टर डी आर प्लस माइनस ए कैप आर, आर डी थीटा प्लस माइनस ए कैप थीटा, आर साइन थीटा डी फाई प्लस माइनस ए कैप फाई। अब इसी का ही मुझे सरफेस में जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, ये डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब मैं इसका सरफेस में डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट क्या होंगे वो देखता हूं। डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट समझने के लिए एक बार चेंजेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस होंगे। तो यहां अगर हम देखें ध्यान से तो यहां पर ये जो चेंज आ रहा है ये फाई में आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है ये थीटा में आ रहा है, इसलिए आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई है, ये चेंज आएगा यहां पे। लेकिन ये प्लेन कौन सा होगा? ये प्लेन आर का प्लेन होगा, यूं आर प्लेन की बात हो रही है, इसलिए डी एस आर में आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई प्लस माइनस ए कैप आर। सिमिलरली यहां पर जो थीटा का वो है उसमें आर साइन थीटा डी फाई, और डी आर में डी आर का चेंज होगा आर में आर साइन थीटा डी आर डी फाई प्लस माइनस ए कैप फाई, सॉरी ए कैप थीटा की बात होगी यहाँ पे, प्लस माइनस ए कैप थीटा। थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा का प्लस माइनस ए कैप में लगेगा। सिमिलरली जब हम फाई की बात करेंगे डी एस फाई, तो आर डी थीटा का चेंज आया था और डी आर का चेंज आया था, आर डी थीटा प्लस माइनस ए कैप फाई हमने कर दिया। इसी के कंटिन्यूएशन में डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो डीवी, यहां पे हमने तीनों जो थे आर साइन थीटा डी फाई डी आर और आर डी थीटा, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये आपका डीवी बन गया। यही समझने वाला पॉइंट है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी इस तरीके से, तो फिर इनका यूज जो हम फर्दर वीडियोस में लेने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर, वो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो हम डिफरेंशियल एलिमेंट लगा रहे हैं एंड में हमारे इंटीग्रल के साथ, अगर हमें इंटीग्रल करना है तो लास्ट में जो हम dx या dy लगाते हैं सिंपली, उसकी जगह हमें dl, ds या dv लगाना पड़ता है। ओके,
तो डीएल की वैल्यू क्या होगी, डीएस की वैल्यू क्या होगी, डीवी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। इससे हम फ्लक्स और जो गॉस लॉ और स्टोक्स थ्योरम वगैरह जो भी हमें पढ़नी है आगे की चीजें, उनमें बहुत इजी हो जाता है वंस एक बार हमें डिफरेंशियल एलिमेंट का फंडा समझ में आ जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।